कांग्रेस का रिएक्शन भी आपने सुना। जयराम रमेश ने कहा कि ये लोकतंत्र की हार है और तंत्र की जीत है। हरियाणा का नतीजा कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, जयराम रमेश कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं सुन के। भारत में जो भी चुनाव होता है और जो परिणाम आते हैं, बड़े मन से राजनीतिक पार्टियां स्वीकार करती हैं, लेकिन जयराम रमेश का ये कहना कि ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है, एक तरह से अलोकतांत्रिक बयान है। एक ऐसा बयान वही पार्टी दे सकती है जिसका लोकतंत्र में भरोसा न हो। भारतीय जनता पार्टी तो जब 2 सीटें पाई थी लोकसभा के अंदर, तब भी हमने नहीं कहा था कि ये परिणाम हमें स्वीकार नहीं है। जनता का निर्णय हमेशा सिरोधार्य होता है, लेकिन दुर्भाग्य से गांधी नेहरू परिवार के लिए चाहे लोकतंत्र हो या दूसरे नैतिक पैमाने हो, उसका पैमाना गांधी नेहरू परिवार है। इनके पक्ष में रिजल्ट आएगा तो लोकतंत्र की जीत होती है, और यदि इनके पक्ष में परिणाम नहीं आता है तो लोकतंत्र की हार हो जाती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि जम्मू कश्मीर में जयराम रमेश जी ने कहा कि अच्छा आशीर्वाद मिला है, और हरियाणा पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए ईवीएम भी जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक बयान है। कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है, और कांग्रेस को कोई एक लाइन लेना चाहिए, या तो उनका ईवीएम में विश्वास है तो कहे है तो सबको स्वीकारे, और नहीं विश्वास है तो हरियाणा के साथ फिर जम्मू कश्मीर को भी वो रिजेक्ट करें। लेकिन जहां उनकी जीत होती है, संविधान की विजय हो जाती है, लोकतंत्र की विजय हो जाती है, और जहां वो हारता आकाश यादव जी, ऐसा क्यों है? कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप क्यों हो रहा है? आकाश जी सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? आकाश जी, मुझे एक बार अनम्यूट करिएगा आकाश जी। हाँ, बोलिए। चलिए ठीक है, हम इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन राकेश जी से आप किस तरह से देख रहे हैं, खास करके जो कांग्रेस का स्टैंड है हरियाणा को लेकर? अप्रत्याशित नतीजे हैं, बिल्कुल हैं। कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरह से फाइट बैक करेगी, कॉन्टेस्ट करेगी और 50 का आंकड़ा जो है वो छू लेगी। लेकिन उसको स्वीकार न करना क्या जनादेश का अपमान नहीं है? देखिए, दोनों पक्षों को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और इस सारे विषय की समीक्षा करने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि भाजपा को क्यों? भाजपा को इसलिए कि भाजपा का पहली बार सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो तमाम राज्यों में भले ही वो परिलक्षित ना हुआ हो, लेकिन हरियाणा में वो परिलक्षित हुआ है। वहाँ हम आज भी मानते हैं कि नायब सिंह सैनी जी वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। उसके बाद 14 और 19 से भी ज़्यादा सीटें हासिल करके भारतीय जनता पार्टी का वहां के मतदाताओं ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में विश्वास आया है। जहां तक वो बुके बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, जाटों का एक प्रभावशाली वोट और दलितों को अपने साथ जोड़ने का एक जो प्रयास हुआ था, मुझे लगता है वो प्रयास कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह रहा और कांग्रेस वहाँ पे बिल्कुल रसातल में चली गई। यानी कि जो एग्जिट पोल आया था और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का अंतर है। जो 50 से 52 और 52 से 60 सीटें कांग्रेस को दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी 50 के आसपास पहुंची है। इसका मतलब है कि हरियाणा में जो आमजन है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास में आ गया है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक रहा। तो आप ये देखिए कि जो रीलॉन्च किया जाता है बार बार राहुल गांधी को, लोकसभा चुनाव के बाद फिर से लॉन्च किया गया उनको, और ये तरह से कि वो दलितों के एक बड़े मसीहा हैं, अब मुस्लिम समाज के बहुत बड़े हितचिंतक हैं। मुझे लगता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों जगहों पर उनका ये रीलॉन्च फिर से फेल हुआ है। संजीव कौशिक जी, मैं लौटता हूं जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क्स हो जाए सबके। संजीव कौशिक जी, 32 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने, 6 सीटें फिलहाल स्क्रीन पर दिख रही हैं, और हरियाणा में 89 सीटों में से 36 पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल बढ़त, और जो जीत का मार्जिन है वो लगातार वो 2-4 सीटों का आसपास का आंकड़ा हम देख पा रहे हैं। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर का जनादेश स्वीकार है इतने कम आंकड़े के बावजूद, और हरियाणा में एक अच्छी फाइट देने के बावजूद कांग्रेस जनादेश स्वीकार नहीं कर रही है? देखिए, दोनों जगहों की स्थिति अलग अलग है। सच बात तो यह है कि 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव होने के बाद में
हमारी बात और आपकी बात तो छोड़ दे, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि जिस तरह से आज जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो उनके पक्ष में आएंगे। वो भी चौंक गए। हमारा चौंकना माने नहीं रखता, भारतीय जनता पार्टी के लोग चौंक गए। कल तक वो रक्षात्मक बात कर रहे थे और आज सुबह में 9:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई और कांग्रेस पार्टी आगे जाती हुई बिल्कुल सन्नाटा था। और कई जगहों पे तो उनके समर्थकों ने और जो पार्टी के नेता थे वो मान रहे थे कि कोई चूक रह गई, गलती रह गई। वो उस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक जिस तरह से बदले हुए परिस्थिति में एक आंकड़ा आया और उसके बाद में आधे घंटे में सारी चीज़ बदल गए, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों को सोचने के लिए ये विवश कर दिया है। ऐसे तो जो बीजेपी का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा था उसमें भी हमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी 240 तक सिमट जाएगी, लेकिन बीजेपी ने उसको डिनाई नहीं किया आंकड़ा आने के बाद कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे या इसको खारिज करते हैं। सवाल ये है कि जो जनादेश आया है उसको स्वीकार नहीं करने का ऑप्शन कहां से आ जाता है? दूसरा कोई विकल्प आपके पास है नहीं। जनता ने जो वोट दिया उसे तो एक्सेप्ट करना ही होगा आपको। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन कोई शक शुबा की यदि गुंजाइश है, कहीं कोई इस तरह की बात जहन में बैठी हुई है, ये बैठने के पीछे भी कारण ये है कि हमने देखा, लोकसभा में भी देखा, क्या जितने भी खबरिया चैनल हैं या प्राइवेट चैनल जितने भी हैं उनका कोई ग्रेड नहीं है क्या? कितने चैनल अपने अपने स्तर पर अपने अपने लोगों को रख करके उन्होंने सर्वे कराया, तो फिर उनके सर्वे का कोई मतलब नहीं। सर, दो चीजें ना, अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल हो जाते तो चुनाव आयोग की जरूरत नहीं पड़ती, फिर चैनल ही करते कि भैया आप विधायक बन जाइए, आप विधायक बन जाइए। एक अनुमान शुरू से लेकर पहला ये है कि जो भी सर्वे एजेंसी, जैसे हमारे चैनल सर्वे नहीं कराता, लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष हो सकता है कि जो भी सर्वे एजेंसी करा रहा है उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। मैं आपके पास पहुंचूंगा कि संजीव कौशिक जी ये फॉर्म है, लीजिए साइन करिए और बताइए किसको वोट देने वाले हैं, क्या मुद्दे आपके हैं। हो सकता है आप नहीं करेंगे, कोई एफिडेविट थोड़ी है वो। मैं तो आपकी जो जवाब है उसी पर डिपेंडेंट हूँ। एक पक्ष हो सकता है तो उसे एग्जिट पोल को एग्जिट पोल ही माना जाएगा, एग्जैक्ट पोल नहीं माना जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी तक हाँ, अगर किसी को लगता है तो सरकार या गाइडलाइन उस पर कोई बनाएगी तो फॉलो करेंगे लोग, जो भी होगा। लेकिन ये है कि वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, इसीलिए तो चुनाव हो रहा है ना देश में। वो बात हम आपकी समझ ही रहे हैं। वो बात हम आपकी समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन लगातार इतने बड़े उलटफेर, मुझे नहीं लगता कि मैं इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि बीजेपी वाला उलटफेर बहुत बड़ा था। ये तो तभी ये दिख रहा है कि कांग्रेस अभी 36 सीटों पर, ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस 15 या 11 पे दिख रही है। उस उलटफेर के बावजूद अगर बीजेपी ने स्वीकार किया जनादेश को, तो वही है कि लोकतंत्र की ताकत को आप खारिज मत करिए। दूसरा आप एग्जिट पोल के ऊपर सवाल उठाइए, आप जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि दूसरा कोई विकल्प तो बचता नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ। चूंकि जनता ने अपनी मुहर लगा दी है और जिसके पक्ष में आंकड़े हैं, निश्चित तौर पे सरकार बनाने के लिए भागीदारी वही है और उसको ही हक मिलता है। लेकिन जो शक शुबा की बात है, यदि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात कर रही है तो उसके कई कारण हैं। उन कारणों के बारे में मैंने कहा कि हार होने के बाद में आप समीक्षा करेंगे और जीतने के बाद में कई गाथा गाएंगे आप। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जीत गई। वो आंकड़ा देखिए आप, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत आप सरकार में हिस्सेदार होंगे, वरना 32 पर 6 जीतना नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होता तो आज बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े पर गणित लगा रही होती। आप ये भी सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति, मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग इसलिए थी कि जम्मू कश्मीर में कमोबेश वहाँ पे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी पिछले 10 सालों से।